तो हेलो एवरीवन, मैं लेके आ गया हूँ वन शॉट सीरीज का दूसरा लेक्चर आपके लिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। भाई यार, मैंने क्या देखा कि मैंने एक रॉड रखी थी आयरन की बाहर में, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, कमज़ोर होता चला गया। फिर मैंने क्या देखा कि मैंने कोयले को जलाया ना तो थोड़ा राख बचा। तो आखिर भाई ये हो क्या रहा है? तो जब मैंने क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ी तो मुझे पता चला क्या कि ये तो भाई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। वो आयरन जो हो रहा था वो क्या था, आयरन का जो हो गया था, आयरन जो रॉड रखा था मैंने, वो क्या हो गया था, रस्टिंग हो गया था उसमें। और दूसरा जो है बर्निंग ऑफ कोल, एक तरह का रिएक्शन है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कैसे। अब सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज होता है, ठीक है ना, फिर वापस लाया जा सकता है उसको। और क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। क्या होगा, जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या होता है कि थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसको पूरा पैक करके रखो तो उसको फिर से वापस लाया जा सकता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, एक बार वाटर को आपने गर्म किया तो फिर ठंडा हो जाता है कि नहीं, और फिर आप उसको गर्म कर सकते हो कि नहीं। यस, तो यही है फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज की बात करें तो वही रस्टिंग और बर्निंग ऑफ कोल। क्या आपने कभी कोयला जलाया तो फिर से आप क्या कोयला मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह की ये है परमानेंट चेंज, ठीक है ना, इसलिए वापस आपको नहीं मिल सकता। अब देखते हैं क्या कि हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या, नया सब्सटेंस मिलता है जिसका प्रॉपर्टीज अलग होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो हम ले लेते हैं AB प्लस C रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, B प्लस AC मान लो बनाता है। तो क्या हो गया, देखिए इसमें जो जो एटम था सब एटम इसमें भी सेम है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या था, पहले ABC साथ में था, अब AC साथ में हो गया। तो क्या होगा, इसी तरह होगा और इसकी प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी चेंज हो जाएगी। यही हम पढ़ रहे होंगे इस लेक्चर में, पूरा चैप्टर में यही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अब चलते हैं क्या कि देखते हैं हमको इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इसमें क्या आएगा कि जब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में जो मतलब वाइट वॉशिंग होता है, आपके दीवार की वॉल की जो होती है ना, वाइट वॉशिंग होती है, तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ गर्म हो जाती है, ठीक है ना। क्या होता है कि वो जो चूना होता है, ठीक है ना, उसको हिंदी में चूना बोलते हैं, तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। गर्म होने का कारण क्या है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट इवॉल्व होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो पहला टाइप जो अपने को पढ़ना है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे नाम से पता चलता है कि दो मिलके बनेंगे। डिकम्पोजिशन मतलब टूटेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को छोड़ के दूसरा उठ के आ जाएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो को एक्सचेंज होगा, दो एक्सचेंज होंगे। और इसमें रेडॉक्स में क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। अब आपको देखने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और यहाँ पे दूसरी टॉपिक है, तीसरी पहले में लिखा गया था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना अपन सीखेंगे। फिर देखेंगे चौथे में कि कोरोजन क्या होता है, ठीक है ना। कोरोजन जैसे कि इसी में कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन भी आता है, इसका एक टाइप है। अब रेंसिडिटी, अब पांचवा जो है और आखिरी टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब आप खाना खाते होंगे तो देखते होंगे क्या कि अगर 2-3 छोड़ दें, ठीक है ना, तो सड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अब वही आप बाहर से चिप्स का पैकेट जो खरीदते हैं तो क्या वो सड़ता है, वो तो बहुत दिनों का रहता है, क्या वो खराब होता है, नहीं होता है। तो हमको देखना है क्या, ये सबसे पहले तो देखना है कि वो सड़ता क्यों है, उसके बाद वो चिप्स का पैकेट जो है बच कैसे जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो अभी अपन डिस्कस कर रहे होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन।
तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि स्टेट चेंज हो सकता है। क्या 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 भैया, ये क्या बोल दिया, स्टेट चेंज हो सकता है। कौन सा स्टेट में चला जाएगा वो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, तो इसको स्टेट इस तरह का चेंज हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाए। कभी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कभी टेम्परेचर घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब तीसरा क्या हो, गैस इवॉल्व हो, कोई ऐसा गैस इवॉल्व हो, कुछ खाना बनता है तो क्या होता है, या कुछ जलाते हैं तो स्मेल आती है ना, तो बर्निंग भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। बर्निंग भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए क्या है चौथा, कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। मतलब प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है कि कुछ रिएक्शन के बाद ना कुछ धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, कुछ रिएक्शन होने के बाद कुछ अलग ही चीज होगा जो कि नीचे जाके बैठ जाएगा सरफेस पे, तो सरफेस के नीचे पूरा एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब देखते हैं क्या कि इन चारों को और डिटेल में अपन समझेंगे जब अपन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देख रहे होंगे, ठीक है ना, उस समय बताते जाऊंगा मैं कि क्या हुआ यहाँ पे। अब देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 में हम देखते हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, ठीक है। सो दिया हुआ है क्या कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे, तो मैं बोल चुका हूं कि बर्निंग को ही ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। क्या, बर्निंग को ही ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ये लिख लो, कॉपी में लिख लो। बर्निंग ही ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन एक तरह का रिएक्शन है। तो अब देखो क्या होगा कि मैग्नीशियम को जब आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, या दूसरा फॉर्म में बोले तो बर्न करेंगे मैग्नीशियम को जब, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या है, ये वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जैसे लिखा हुआ है केमिकल का नाम लिखा हुआ है, और तो अब इसको केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो मैग्नीशियम का आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में क्या होता है, Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन कभी भी अकेला फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है ना, तो O2, ठीक है, नेसेंट फॉर्म में नहीं रहता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये जब भी नेचर में पाया जाएगा ये O2 के फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। अब क्या है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही सब नीचे मैंने लिख दिया है सिर्फ ये इक्वेशन के फॉर्म में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या कि ये जो हुआ भैया, ये बताओ क्या हो रहा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे क्या कि मैग्नीशियम को जब बर्न किए हम तो MgO बना, तो यहां क्या हो रहा है, दो चीज मिल रहा है, तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो चीज मिलके एक चीज बना रहा है, तो आगे देखेंगे क्या कि ये क्या है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे भी आप देख पा रहे होंगे दो चीज जुट के एक चीज बन गया, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब एक्टिविटी 1.2 में चलें तो इसमें क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के ये एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.2 में दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटासियम आयोडाइड के साथ। अब लेड नाइट्रेट का क्या होगा, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये हो गया लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस। ये है पोटासियम आयोडाइड, ये है पोटासियम आयोडाइड। तो जब ये लेड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या बनाता है, पोटासियम आयोडाइड है ना यहाँ, तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बनेगा और पोटासियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सुन लो ध्यान से, क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट।
अच्छा भैया बताओ कि आपने बोला था क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल इसका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई नया एटम कहीं से उठ के नहीं आ सकता। तो आप देख लो क्या मैं सही बोल रहा था कि नहीं, चेक कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे लेड था, यहाँ पे भी लेड है, नाइट्रेट था, नाइट्रेट इधर चला गया सिर्फ, और यहाँ पोटासियम आयोडाइड था, इसका आयोडाइड लेड के साथ जुड़ गया, पोटासियम का आयोडाइड लेड के साथ जुड़ गया। तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सिर्फ एक के साथ दूसरा था, दूसरे के साथ तीसरा था, तो अब क्या हो गया, ठीक है, अभी एक्सचेंज कर लिया, पार्टनर को अपना एक्सचेंज कर लिया, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्टिविटी 1.1 और 1.2। ये जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का होता है, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे था ऐसा कोई फ्लास्क था, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आके नीचे बैठ गया, कुछ नीचे पे आके बैठ गया, तो ये जो बैठेगा यही लेड आयोडाइड रहेगा और ये येलो कलर का रहेगा। कौन से कलर का, येलो कलर का, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया कि लेड आयोडाइड जो होगा सेटल डाउन करेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा और वो येलो कलर का होगा, ठीक है भैया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या कि एक्टिविटी 1.3 देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.3 आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक फ्लास्क दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें क्या है, बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है वो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हमने डाल दिया है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप डाल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, ये आप डाल दीजिए उसमें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें जिंक का टुकड़ा होता है ना, जिंक का टुकड़ा उसमें डालें, जिंक का ग्रेन्यूल्स डालेंगे, तो क्या होगा, ये घर में करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये खतरनाक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या कि कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में डाले तो क्या हुआ कि ये रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो क्या ये केमिकल प्रॉपर्टीज में है, केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज होती है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैन बी देयर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है और यहाँ पे हीट का भी इवोल्यूशन हो रहा है। क्या होगा कि फ्लास्क देखेंगे आप, क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो ये हीट निकला भी इसमें। अब देखते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। क्या इंफॉर्मेटिव भैया, मतलब नहीं समझे, कि ये हम पता कर सकें कि उसमें कौन से स्टेट में है और कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। देखो क्या कर सकते हैं हम, फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था ना, तो हमारे भी दिमाग में ये बहुत क्वेश्चन आता था कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें समझ में आया भैया। अब ये AQ क्या लिखा हुआ है, ये एक्वस, एक्वस मीन्स क्या होता है भैया कि वाटर में घुला हुआ, क्या, वाटर में घुला हुआ, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो है लेकिन वाटर में घुला हुआ। अब क्या है, प्लस वाटर है, ये L क्या है, तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। अब यहां पे देखो क्या, तो ये हो गया क्या, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, इधर भी एक्वस, एक्वस लिक्विड, तो ये क्या हो गया कि कौन से स्टेट में है। अब देखिए कि उसके बाद क्या पूछा है कि हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस, ठीक है। अगर हीट चेंज हो रहा है तो हम लिख देंगे क्या कि हीट इवॉल्व, ठीक है। अब तीसरा कि कंडीशंस कौन से रिक्वायर्ड है। अब कंडीशन रिक्वायर्ड क्या भैया, मतलब नहीं समझे हम, ठीक है। देखो अब क्या है, जैसे इसमें देखो आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में देखा होगा कि यहाँ पे ऊपर में एक एरो पे सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब सनलाइट का प्रेजेंस रहे या क्लोरोफिल प्रेजेंट रहे, दोनों, ठीक है। तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि रात में भी पौधा भोजन बना रहा है कुछ पौधों को छोड़ के, ठीक है ना। तो रात में इसीलिए ग्रीन प्लांट्स जितने होते हैं वो रात में भोजन नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उस समय सनलाइट का प्रेजेंस नहीं रहता है,
ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्ट किए तो इसमें भी देखिए एक्वस, लिक्विड सब लिखा हुआ है। अब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल भी आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो इसमें क्या रिक्वायर्ड था, 340 एटीएम का प्रेशर, ठीक है, 340 एटीएम का प्रेशर। और दूसरा चीज रिक्वायर्ड था हमको जिंक ऑक्साइड, तो क्या बनता, मिथेनॉल बनता। CH3OH क्या होता है, मिथेनॉल। तो ये हो गया अपना, ये हो गया कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे इससे आगे। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, तो जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और है कि ये एक्सोथर्मिक, ये टाइप किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि हीट इवॉल्व होता है या हीट रिक्वायर्ड है। तो हीट जब इवॉल्व होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, हीट इवॉल्व। एक रिएक्शन जिसमें कि हीट इवॉल्व हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और एक रिएक्शन जिसमें कि हीट रिक्वायर्ड हो रिएक्शन को करवाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, हीट रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, हीट आपको रिक्वायर्ड है। तो ये दो टाइप के हैं। अभी देखेंगे डेफिनेशन भी हम देख लेंगे इसका कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डेफिनेशन क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि बैलेंस्ड क्या होता है, कि जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड के बराबर हो। क्या 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 भैया, फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होता है, तो देखो इधर देखो, ये एरो के, सीधा मैं बोलूं तो एरो के लेफ्ट वाला सारा रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, आपके सिलेबस में जो है, और एरो के राइट हैंड साइड वाला सारा प्रोडक्ट। अब क्या 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 भैया, ऐसे ही चेक करें क्या, नहीं दूसरा तरीका बताता हूं, चलो क्या जिंक को जब हमने रिएक्ट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, तो अब देखने वाली इसमें बात यह है कि इधर वाला देखो ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट ये रिएक्ट कर रहा है। अब जो बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हुआ, ये बन रहा है। तो जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट, जो बनता है उसको प्रोडक्ट। यह सिंपल आप याद रखते हैं, एरो के लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड वाला प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्या कि हमने वहां पे लिखा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन बताने का बात किया था। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है। क्या 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 भैया, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। और एक्सोथर्मिक क्या होता है कि हीट जिसमें इवॉल्व होता है, और आगे चलते जाएंगे रिएक्शंस देखते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होता है। अब देखते हैं सबसे पहले कि हमने जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात की है तो उसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा, चलिए, ठीक है ना। तो अब डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले देखिए कि क्या होता है भैया, नंबर ऑफ एटम इधर वाला और उधर वाला बराबर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वाला बराबर। अब ये करके बताओ भैया तब हम समझे, ठीक है ना। तो चलो करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एटम है, रिएक्टेंट साइड में देखिए जिंक है, हाँ भैया है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद सल्फर है। ऑक्सीजन है। अब लिखते हैं ये रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है ना, दो कॉलम हमने बनाया। अब देखते हैं क्या रिएक्टेंट साइड में जिंक का कितना है एटम, एक, ठीक है भैया। और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं एक, ठीक है भैया। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, H2 है तो 2 है, ये हाइड्रोजन 2 को है, ठीक है। अब सल्फर का देखें
तो सल्फर का 1 है, उधर भी सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन का 4 है, O4, इधर भी ऑक्सीजन का 4 है। तो जोड़ के देखिए तो सब रिएक्टेंट में जितना है प्रोडक्ट में भी उतना है, हर एक में रिएक्टेंट में जितना है प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। और अगर यहाँ 1 रह के यहाँ पे 2 रहता, या यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 रहता, ऐसा ही कुछ चेंज होता तो हम क्या बोलते कि ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक अनबैलेंस्ड का भी एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड का एक एग्जांपल लेते हैं और उसको बैलेंस करके आपको सिखाते हैं। तो अभी आपने देखा था क्या, मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला रिएक्शन देखा था। तो उसमें आपने क्या देखा था, Mg प्लस O2 क्या बना रहा था, MgO, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को बंद कर रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो अब हम देखते हैं क्या कि अब हम यहाँ देखते हैं कि चेक करते हैं, चलिए। तो इधर क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में देखते हैं मैग्नीशियम 1 है भैया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट साइड में देखते हैं मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। भैया ये तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो ठीक है, अनबैलेंस्ड है, तो अब अनबैलेंस्ड मिल गया तो अब उसको बैलेंस करेंगे कि नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बैलेंस कैसे करेंगे, तो इधर देखिए 2 मैग्नीशियम करते हैं क्या, अब देखिए। तो जो सबसे पहले मेटेलिक एलिमेंट है उसको सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे और उसके वाला को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नीशियम तो बराबर है भैया, ठीक है ना। इधर ही सिर्फ ऑक्सीजन घट जा रहा है, ठीक है। तो चलो अब क्या करें, इधर पूरे में साथ में ही है तो साथ में ही होगा, ठीक है ना। आप नीचे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या हो गया 2MgO। अब क्या हो गया भैया कि मैग्नीशियम वाला प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब तो यहां पे चक्कर लग गया भैया, मैग्नीशियम इधर 1 ही है उधर 2 हो गया। तो अब देखिए क्या होगा कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए Mg को। तो अब देखिए क्या बैलेंस हुआ, 2Mg 2Mg, ठीक है भैया, 2Mg 2Mg। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो अब देखिए कि एक बात याद रखने वाली है बहुत, कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप को देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जैसा नाम से पता लगता है कि क्या हो रहा होगा, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट साइड के स्पीसीज जो है कंबाइन कर रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, जुट रहे होंगे एक दूसरे से। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल A एक केमिकल है और B दूसरा केमिकल है, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, AB। यहां पे देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, ये क्या है CaO, जिसको कि हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका दूसरा नाम है, केमिकल नेम क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड तो आप जानते हैं, ठीक है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं तो इसका दूसरा नाम क्विक लाइम है। क्या है, क्विक लाइम। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ, इसका दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो कभी कभी ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि हाउ टू कन्वर्ट क्विक लाइम इनटू स्लेक्ड लाइम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सीबीएसई, गेम खेल देगा आपके साथ। क्या करेगा, गेम खेल देगा कि बताओ, आप याद करके गए क्या, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है भैया वाटर के साथ,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन अब आ गया वहाँ क्या, बताओ बेटा कि कैल्शियम क्विक लाइम को जब रिएक्ट करवाएंगे किस एक्स के साथ तो स्लेक्ड लाइम बनाएगा। तो बताओ कि एक्स क्या है और इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक्ड लाइम बनाता है। ये क्विक लाइम का पूरा ये रिएक्शन लिख देना और एक्स क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली सीबीएसई का फेवरेट होता है, ठीक है ना। ये एक्स वाई वाला ये एक्स नहीं देगा, बोलेगा क्विक लाइम एक्स के साथ रिएक्ट किया और स्लेक्ड लाइम बनाया, ठीक है ना। तो आप एक्स, आप होशियार बच्चे हो, आप लिख देना वाटर के साथ रिएक्ट करा, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू H2O, एक्स क्या होगा H2O, और ये रिएक्शन पूरा लिख देना, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बाइन हो रहा है कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड हाँ वाटर के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि वॉल पेंटिंग में काम आता है, ठीक है ना। वॉल जो पेंट करते हैं, चूना लगाते हैं, ये वही है। वो वाला चूना नहीं जो तुम दोस्तों को लगाते हैं, वो वाला नहीं। ये क्या है, वो दूसरा चूना है, ये चूना दूसरा है, ठीक है ना। ये चूना वॉल पे लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब दूसरा देखते हैं क्या। ये ऑरेंज बॉक्स में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ये पूछा जा सकता है कि क्या ये क्या है, स्लेक्ड लाइम है। तो क्या हुआ कि स्लेक्ड लाइम रिएक्ट कर गया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है और स्लेक्ड लाइम तो जान ही रहे एक्वस फॉर्म में है। तो अब क्या हुआ कि स्लेक्ड लाइम रिएक्ट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम मार्बल बोलते हैं। ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि जब आप वॉल पेंट कर देते हैं ना तो क्या होता है कि एयर में प्रेजेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है वॉल। तो फिर क्या, सूखने के बाद देखते हैं क्या होता है, सूखने के बाद शाइनी सरफेस बन जाता है, एकदम शाइन करने लगता है आपका दीवार। तो वो शाइनी सरफेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के साथ जब स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनने का ही कारण है। वाटर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो चलिए हम कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं। तो चलिए हम और कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखते हैं। तो क्या होता है, अब इसमें क्या होगा कि बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि जब कोयला जलता है तो कोयला जलता है तो क्या होता है कि हमने बताया था कि बर्निंग क्या है, बर्निंग को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन को ही बर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, या यूं बोले कि कार्बन को जब हमने बर्न किया, ठीक है ना। कार्बन, कोयला क्या होता है, कार्बन का ही होता है। कोयला क्या है, कार्बन है। तो अब कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो आप देखते होंगे धुआं धुआं हो जाता है। क्या होता है, जब कोयला जलाते हैं तो धुआं धुआं हो जाता है। तो वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। अब देखिए दूसरा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक चीज बना रहा है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आप जानते ही होंगे क्या, हाइड्रोजन मिलता है ऑक्सीजन से और वाटर बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, इधर क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल बनाया वाटर का, ठीक है ना। अब देखते हैं, हमने बोला था क्या कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। तो एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। ये आपसे जनरली एग्जाम में सीबीएसई पूछ ही लेता है, ठीक है ना, या कैसे भी पूछे वो या ऑप्शन में दे देगा आपको, लेकिन पूछेगा। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सबको आप एक जगह पे लिख लिया करें, ठीक है ना, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, तभी आपको याद हो पाएगा। या आप कहीं चिपका लें, ठीक है, या कोई डायरी में आप लिख लें और उस डायरी को अपने पॉकेट में रखें और जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट भी मिले,
आप उसको पढ़ डालें। तो अब देखिए यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन हम देखते हैं क्या कि अपने क्या है, आपने जो खाना खाया उससे अपने डाइजेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज बनाया, ठीक है ना, आपने ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज क्या होगा, अब आपने ऑक्सीजन को इनहेल करा, आपने ऑक्सीजन को इनहेल करा, तो अब क्या होगा, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि आप एक्सहेल करेंगे, जो आप निकालेंगे बाहर। अब वाटर निकलेगा, ठीक है ना, और एनर्जी जिसके लिए आपने खाना खाया था अब वो एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं आप रेस्पिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके शरीर में, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहीं पे खत्म होता है। और अब आगे चलेंगे क्या, दूसरे रिएक्शंस पे देखते हैं क्या हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट। तो अब क्या भैया, अपोजिट मतलब क्या भैया, फिर से बताओ। तो अपोजिट में क्या होता है कि एक जैसे क्या हो रहा था, ए प्लस बी मिलके ए बी बन रहा था, तो अब इसमें क्या होगा, ए बी ए प्लस बी में टूट जाएगा। ए भैया ये क्या ए बी कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ बताओ अच्छे से। तो चलो अच्छे से बताते हैं। जैसे ये देखो क्या है, ये आयरन सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट को जब हमने हीट करा तो ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनाया। अब ये देखो कि यहाँ पे था एक क्या है, रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड था, अब उसको हमने क्या करा, हीट करा, तो अब देखो ये क्या हो गया, अलग अलग तीन बन गए, अलग अलग तीन कंपाउंड्स बन गए ना, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक टूट गया तीन में, दो में भी टूट सकता है, ठीक है ना, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं क्या कि थर्मल डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जो आपके सिलेबस में है, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। अब एक और है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वो हम सीखेंगे किसके एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के मेथड से हम दिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम सीखेंगे एग्जाम्पल के मेथड से, जो कि एक्टिविटी में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्टिविटी वाला यूज करके हम हम सीखेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन पहले देख लेते हैं क्या होता है, इसमें हीट के मेथड से होता है। क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, जैसे ऊपर वाले में हुआ था ना उसी तरह। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कि हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, सुर्खी चूना हिंदी में होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट करा तो ये क्या बनाया, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन देखते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो होता है वो लाइट के कारण होता है। किसके कारण, क्या बात भैया फिर से बताओ। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, ठीक है। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन लाइट के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों ही बहुत ही यूजफुल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ा गया तो ये क्या होगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनाएगा। पुराने जमाने में क्या होता था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आता है, ठीक है ना। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आता है पहला वाला, ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये पहला यूज आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। और ये एक और रिएक्शन है क्या, जब आप सिल्वर क्लोराइड को आपके लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हो सके, ठीक है ना। मैं समझाने का मेथड अच्छा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के बेसिस पे ही अपन चल रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है अभी के टाइम में। तो अभी क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को
हमने सनलाइट में एक्सपोज करा, मतलब सनलाइट में छोड़ दिया सिल्वर क्लोराइड को निकाल के, तो ये क्या हुआ, दो भाग में टूट गया, सिल्वर प्लस क्लोराइड, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे कलर अलग हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है, ठीक है ना। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में एक्सपोज करा तो सिल्वर प्लस क्लोरीन बन गया, ठीक है ना, गैस। अब चलते हैं, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहीं पे खत्म होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स देखते हैं, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हम देख रहे थे, क्या क्या हमने देख चुके हैं, हम देख चुके हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अभी बचा हुआ क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला, वो जो है ना। इसके बाद ही एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7s है, ठीक है ना, तो उसी में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, एक्टिविटी 1.4, 1.5, 1.6 डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्टिविटी 1.6 जाएंगे और उसी के हेल्प से हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या, एक्टिविटी 1.4। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लेक्ट लाइम बनाएगा, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एक्टिविटी 1.5 में क्या है कि सल्फर फेरस सल्फेट लिया हमने, क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया 2 ग्राम, और उसको क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करा, फ्लेम में हीट करा। तो अब क्या होगा कि पहले जो फेरस सल्फेट था ये ग्रीन कलर का था। फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अब ये ग्रीन कलर से क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड बनाया, जिसको कि नाम दे दिया क्या, जिसका कि कलर क्या हो गया, वाइट। फेरिक ऑक्साइड का कलर वाइट हो गया, प्लस यहाँ पे SO2 और SO3 रिलीज हो गया, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एनसीईआरटी में ये व्हाइट कलर मेंशन नहीं करा है, उन्होंने ये क्वेश्चन देके छोड़ दिया है कि जब FeSO4 को हीट करेंगे हम, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में FeSO4 को हीट करेंगे जो कि ग्रीन कलर का होता है, तो कलर में क्या चेंज होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा कि FeSO4 ग्रीन कलर का जो था भैया, उसको जब हमने हीट करा तो वो व्हाइट कलर का Fe2O3 बनाया, Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 गैस इवॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, चलिए आगे बढ़ते हुए एक्टिविटी 1.6 की बात करते हैं। तो एक्टिविटी 1.6 में क्या है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर को लिए और उसको हीट करा हमने। तो 2 ग्राम लेड नाइट्रेट के पाउडर को जब हमने हीट करा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हमने हीट करा तो क्या बना, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है फ्यूम्स निकलेगा, ठीक है ना, ब्राउन कलर का, कौन से कलर का, ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा, और ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन निकलेगा गैस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्टिविटी 1.4, 1.5, 1.6। अब चलिए आगे हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे आपने पढ़ा होगा शायद 8th क्लास में। तो देखिए ये एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यही है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यही है, सब चीज़ सेम है, यही टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करते हैं किसी को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H2O का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, H2O को डिकम्पोज करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे बन सकता है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेटअप बनाया। एक सेटअप में क्या किया है, यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड लिया, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो मग है, ठीक है ना, ये जो क्या है, ये जो मग है, या एक तरह से समझ सकते हैं फ्लास्क है, ठीक है ना। फ्लास्क को हमने क्या करा, यहाँ पे 2 काट दिए और यहाँ पे कॉर्क लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे रबर का कॉर्क लगा दिया, दिस इज रबर का कॉर्क, रबर का कॉर्क लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है, ताकि पानी निकले ना। और उसमें ग्रेफाइट का रॉड लगा दिया, क्या लगा दिया, ग्रेफाइट का रॉड।
अब ग्रेफाइट का रॉड क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, ठीक है ना। अब ग्रेफाइट का रॉड लगाया और उसमें क्या करा, फिर एनोड वाले में हमने एनोड और कैथोड को दोनों को 6 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और इस वाटर पूरा फील्ड था इसमें, ठीक है ना। ये जो कॉनिकल फ्लास्क था, ये फ्लास्क था, इसमें पूरा वाटर फील्ड था। और साथ ही साथ इसमें क्या था कि थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया था, 2-4 बूंद, ठीक है ना। H2SO4 कुछ डाल दिया था। तो ये क्या हुआ कि जब इसको सेटअप को किया गया तो क्या हुआ कि इधर वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर तक रहा, ठीक है ना। इधर वाटर का लेवल ऊपर तक रहा, इधर थोड़ा वाटर का लेवल कम रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। अब H2O तो देखिए हाइड्रोजन वाला ज्यादा है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भर जाएगा और ऑक्सीजन वाला यहाँ कम रहेगा, ठीक है। तो उधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन इधर। अब ये देखिए रिडक्शन होता है, यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस बनाता है और इसमें 4OH माइनस ऑक्सीजन प्लस H2O बनाता है, ठीक है ना। तो उधर कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। तो मैं बताता चलूं कि एक्टिविटी 1.8 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आपने देखा होगा, क्या मैंने बताया था कि सनलाइट में जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं अपन, तो सिल्वर क्लोराइड को जब एक्सपोज करा तो क्या बनता है, सिल्वर बनता है प्लस क्लोराइड बनता है, क्लोरीन, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि ये सिल्वर जो होता है, सिल्वर ग्रेइश कलर का हो जाता है। ये जब एक्सपोज करते हैं तो ग्रेइश कलर का हो जाता है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए एक्टिविटी 1.7 और 1.8 हो गया, तो यहीं पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइटिक लास्ट में हमने पढ़ा। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, और हमने क्या पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो तीनों डिकम्पोजिशन जो आपके सिलेबस में था हमने खत्म कर दिया। अब हम देखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने अभी 2 टाइप का रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली रिएक्शन, आप देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी के मेथड से देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी 1.9 है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.9 में हम देखते हैं क्या कि बेसिकली इसमें होता है कि ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ये कॉपर सल्फेट है। और ये आयरन नेल है, ठीक है ना, आयरन नेल। शुरू में जब आप पॉलिश करके लाओगे तो ये क्या रहेगा, एकदम आयरन का कलर क्या होता है, वाइट लगभग, ठीक है ना। तो वही वाइट नहीं, वो कोई सिल्वर कलर का तो लगभग होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बेसिकली, देखिए क्या होगा कि कॉपर सल्फेट में यहाँ क्या करें, एक रस्सी को जोड़कर 2 हमने आयरन का नेल उसमें डिप कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है, इसका कलर क्या होता है कि आयरन का नेल का कलर चेंज हो जाता है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो जाता है। फेड हो जाता है मतलब इसका ब्लू कलर जो है डिसअपियर हो जाता है, कुछ मिल्की कलर का बन जाता है, ठीक है ना, मिल्की कलर का बन जाता है बाद में, ठीक है। ये आयरन सल्फेट मिल्की कलर का हो जाता है लगभग, ठीक है। और ये जो था आपका आयरन नेल, ये अब आयरन नेल क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब ये जो आयरन नेल हो गया, आयरन नेल हो जाएगा किसका, आयरन नेल हो जाएगा रस्टिंग जैसा होता है ना, ये रस्टिंग कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, तो ये लगभग ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये जो आयरन नेल रहेगा ये अब ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है
कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट रहता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है ना, जो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। जल्दी रिएक्ट कौन करता है? जिसके पास लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जिसके पास रिएक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसके पास डिमांड ज़्यादा होगी, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया, आयरन सल्फेट बनाया जो कि FeSO4 है। अब आपने देखा था उस एक्टिविटी में, एक्टिविटी इससे पहले जो हमने बताया उसमें क्या था कि उसका कलर ब्राउन हो गया था, नेल का कलर ब्राउनिश हो गया था। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है ना, और FeSO4 और Cu बना लिया था, ठीक है ना। और इसमें देखिए क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। अब इसमें देखिए लेड किससे ज्यादा है, लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, तो PbCl2 प्लस C2। अभी तब तक के लिए आप याद रखिए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक रिएक्टिव है ज्यादा कॉपर से, और लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो अब हम देखते हैं चौथा टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दो और दो से ज्यादा कंपाउंड अपने एक आयंस को एक्सचेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, अलग एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 10 में भी यही डिस्कस करा हुआ है, एक्टिविटी 10 आप देखना है NCERT में, कि ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है ना। ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हायर रिएक्टिव वाला लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या, सोडियम, सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, बेरियम को, और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम रिएक्ट किया, ठीक है ना, बेरियम उसके बाद रिएक्ट कर गया किसके साथ, SO4 के साथ, और बेरियम सल्फेट बना लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब लास्ट टाइप का रिएक्शन है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। तो सबसे पहले ये बताओ भैया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिलीज करना, हाइड्रोजन को डोनेट करना। और हो सकता है क्या ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीजन को गेन करना, हाइड्रोजन को रिलीज करो या ऑक्सीजन गेन करो या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करो, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और रिडक्शन इसी के जस्ट अपोजिट, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों में से एक भी हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, तीनों में से एक भी हो जाएगा तो रिडक्शन। तो अब चलिए हम रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। क्या 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 भैया, क्या 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 बोल दिए भैया। तो बोल रहा हूं मैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। दिखाओ भैया कैसे होता है। तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या होता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है क्या, कॉपर प्लस वाटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो कॉपर के पास ऑक्साइड था तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है ना। CuO ने ऑक्सीजन को छोड़ा तो ये रिड्यूस होके क्या बन गया, कॉपर बन गया। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया किसमें, कॉपर में। और यहां पे देखो क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया, हाइड्रोजन वाटर बना लिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऑक्सीजन का गेन को ही देखो ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन मैंने लिखा। और ऑक्सीजन के लॉस को ही रिडक्शन बोलते हैं, तो देख लो मैंने ऑक्सीजन को लॉस करा कॉपर ऑक्साइड ने, तो मैंने लिखा ना रिडक्शन, रिड्यूस हो गया, ठीक है ना।
और कुछ एग्जांपल्स हैं, जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ मिलाए, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड बना। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, जिंक अपने ऑक्सीजन को छोड़ रहा है तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होके जिंक बन रहा है, और कॉपर ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, और यहाँ पे HCl है, तो MnCl2 + 2HCO + Cl2 बना रहा है। तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं क्या रेंसिडिटी क्या होता है, और हम क्या देखेंगे रस्टिंग वगैरह क्या होते हैं। अब 2 टॉपिक्स बचे हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म होने के बाद अब हम देखते हैं क्या कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मटेरियल, क्या होता है कि कोई मेटल जब क्या होता है कि एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है, ज्यादातर वो मटेरियल क्या होता है मेटल, ठीक है ना, जब एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है। एनवायरनमेंट मतलब भैया, तो एनवायरनमेंट मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन वाटर इन सब के साथ रिएक्ट करता है, तो दैट प्रोड्यूसेस अ डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल। क्या होता है कि मॉइस्चर उसमें लगा, ठीक है, फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो धीरे धीरे क्या होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन और रस्ट के फॉर्म में चला जाता है। एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो ये डिटोरिएशन के प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना। तो भैया ये डिटोरिएशन भी कोई प्रॉपर्टी हुआ क्या, अरे बैड प्रॉपर्टी हुआ ना भाई, तो ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी, इसका कोरोजन का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होता है, ये डैमेज कर देता है बिल्डिंग को, ठीक है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग खत्म हो जाता है इससे फिर, ठीक है ना। अगर तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या मेटल कन्वर्ट्स इनटू इट्स ऑक्साइड, मेटल इसके ऑक्साइड में ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम लोग सैंड पेपर से नहीं घसेंगे और एयर में एक्सपोज कर देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा फिर वो जलेगा नहीं, ठीक है ना, फिर वो डीजलिंग फ्लेम नहीं देगा, ठीक है ना। तो यही रीजन है इसका कि ऑक्साइड कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अब क्या है कि मोस्ट कॉमन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन में जंग लग जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है Fe2O3 2H2O, ठीक है ना, यही होता है रस्टिंग का फॉर्मूला, आपने बेसिक में भी पढ़ा होगा। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे, क्या कर दो इसको मेटल को कोट कर दो पेंट से, ठीक है ना, पेंट लगा दो उसमें, तो इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब लास्ट एलिमेंट देखते हैं पूरा लास्ट चैप्टर का, ये लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज कर जाता है फैट या ऑयल, ऑयली फूड या फैटी फूड जल्दी खराब होता है। आपने सुना होगा कि ऑयली या तेल वाला चीज या जिसमें चर्बी ज्यादा होता है जैसे कि मीट वगैरह, तो उसमें क्या होता है वो जल्दी ही ऑक्सीडाइज कर जाता है और खराब हो जाता है, सड़ के महकने लगता है, ठीक है ना। ये क्यों महकता है भाई, रेंसिडिटी, ठीक है, तो रेंसिडिटी के कारण महकने लगता है। अब इसको बचाया कैसे जाए भैया, तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो, ठीक है ना। या तुम क्या कर सकते हो कि जैसे चिप्स वगैरह में देखे होगे ना, मैंने शुरू में ही बताया था, चिप्स वगैरह को क्या करते हैं उसको ऐसे पैकेट में बंद करते हैं, नाइट्रोजन उसमें भर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रेंसिडिटी से प्रिवेंट किया जा सकता है। और सबसे लास्ट कि आप क्या रखते हैं फ्रिज में रख देते हैं ना खाना ज़्यादा दिन रखने के लिए, ठीक है ना, तो वही फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। तो यहीं तक था ये चैप्टर, तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहीं पे आप पोस्ट करें अपने डाउट को, और तब तक के लिए पढ़ते रहें और जस्ट चिल।